अगर हम हफ्ते में 90 घंटे काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करना होगा? लगभग 13 घंटे बगैर किसी छुट्टी। बात होगी आज लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन के बयान की, साथ ही आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी हमारी नजर होगी, जहां पे कि बहुत कुछ बीते हफ्ते घटा है। मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियां मुझसे भी होती है। पीएम ने आखिर ये बात क्यों कह दी? लेकर चलेंगे आपको बिहार, जहां जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। महाकुंभ की तैयारी की भी जायजा लेंगे, जहां पर हम ये बात करेंगे हमारी और आपकी सुविधा के लिए कितनी तैनाती, कितने इंतजाम किए गए हैं। बताए चलेंगे 5.5G क्या है, जो कि 5G से थोड़ा अलग है, और आप इस सुविधा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। आपको ओयो के नए नियम के बारे में बताए जाएंगे, जहां पे कि अब ओयो में रूम बुक करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आपके लिए अंत में 4 लाइनें भी हैं, जो कि आपके मिजाज को दुरुस्त करके जाएगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। बीते पूरे हफ्ते हेडलाइंस का केंद्र बिंदु दिल्ली बनी रही। हफ्ते की शुरुआत में चुनाव तारीखों की घोषणा की गई, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि एक चरण में 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव पर चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी तारीख 5 फरवरी 2025 होगी, जहां पर जिस दिन मतदान किया जाएगा। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। राजीव कुमार ने ये कहा कि दिल्ली में इस बार 1,55,24,858 मतदाता वोट डालने के योग्य हैं। इनमें से 83,49,000 पुरुष मतदाता और 71,73,000 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए घर से मतदान करने की सुविधा भी होगी। हफ्ता बीता, ठंड बढ़ा, सियासी पारा चढ़ता गया। दिल्ली चुनाव में पी फैक्टर सर चढ़ के बोलने लगा। क्या है पी फैक्टर? दर्शक जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में लगातार पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पोस्टर निकाल रही हैं, और अब इस पी में एक और पूर्वांचल आ गया है। क्या है ये सब? आपको बताए जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में पी शब्द हावी होने लगा है। पहले मुफ्त वादे किए गए, फिर पुजारी ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए का महीने का वादा किया गया, फिर जाट वोट के आरक्षण के लिए दाव फेंका गया, फिर अब दिल्ली चुनाव में यूपी बिहार से जुड़े पूर्वांचल के वोट बैंक को लेकर खींचातानी जारी है। इसके अलावा राजमहल वर्सेस शीश महल की लड़ाई एक अलग मुद्दा का रूप ले ली है, जहां आम आदमी पार्टी ने राजमहल को लेकर आरोप लगाया है, तो भाजपा ने शीश महल को लेकर आरोप लगाया है। राजमहल प्रधानमंत्री आवास को ये कह रहे हैं, और शीश महल केजरीवाल के मुख्यमंत्री बंगले, जिसमें केजरीवाल रहते थे। वर्तमान में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी वहां पर रह रही हैं। देखिए इस पूरे हफ्ते क्या कुछ घटा। तो इससे पहले आप ये नहीं जानते हैं कि भारत के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की कितनी संपत्ति है, तो रैप अप पे हमारे साथी प्रीतम की खास रिपोर्ट जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली खबर है हमारे और आपके काम के घंटों से जुड़ी। लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी के चेयरमैन ने कहा है कि पत्नी को कितनी देर तक निहारोगे? मैं 90 घंटे काम करो, मैं संडे को भी ऑफिस आता हूँ। इसी तरह के बयान को लेकर नारायण मूर्ति भी कुछ दिन पहले चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस बयान को लेकर देश नहीं विदेशों में भी काफी बहस छिड़ गई थी, जो अब फिर से सुर्खियों में आ गई है। इसको लेकर पूरा सोशल मीडिया जो है वो एक तरफ नजर आया, कुछ लोग जो है वो समर्थन में नजर आए, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। आपको ये कैसा लगा? आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, #LNT चेयरमैन के साथ। इस हफ्ते पीएम मोदी भी छाए रहे। साल की शुरुआत में उन्होंने अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया, जिसे पॉडकास्ट भी कहते हैं। ये इंटरव्यू किसे दिया? एक्टर नहीं, डायरेक्टर नहीं, विदेशी स्टार नहीं, या फिर रवीश कुमार, बिल्कुल भी नहीं। ये इंटरव्यू दिया उन्होंने जरोदा के सीईओ निखिल कामत को, जो कि एक बिजनेसमैन है। साथ में हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट के लिए चैनल की शुरुआत भी की है, जहां पे वो विभिन्न बिजनेसमैनों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ बात करके लोगों को ये बताते हैं कि उस इंडस्ट्री में पांव कैसे जमाए जाए। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने उनको कहा कि यह उनका पहला पॉडकास्ट है, पता नहीं कैसा होगा। जहां पीएम ने अपनी बात को करेक्शन करते हुए कह दिया, मैं मनुष्य हूँ, देवता थोड़ी हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जहां पे पीएम ने कहा था कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ।
खैर, पॉडकास्ट के दौरान निखिल कामत ने पूछा कि आपके पहले कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल कितना अलग था। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया कि पहले कार्यकाल में लोग मुझे समझ रहे थे और मैं भी दिल्ली को समझ रहा था। सुनिए कुछ अंश। आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस। इट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी टू हैव। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है, तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं? ऐसे राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, #PM मोदी फर्स्ट पॉडकास्ट के नाम से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताए जाइएगा। अगली खबर है मेरे गृह राज्य बिहार से, जहां बिहार में बीपीएससी एग्जाम बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राज्य में रविवार यानी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उस दिन सांसद पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। रविवार सुबह पटना से आई तस्वीरों में छात्र लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज एरिया के पास सड़क को ब्लॉक कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की बातचीत में नितिन नाम के एक छात्र ने कहा कि आज बिहार बंद बुलाया गया है, जब तक बीपीएससी छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। ये भारत के छात्र हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं। इससे पहले शनिवार को बीपीएससी ने उन नेताओं सहित कोचिंग संस्थान से जुड़े कई शिक्षकों और व्यक्तियों को नोटिस भेजा, जिनमें खान साहब भी शामिल थे, जिन्होंने 13 दिसंबर में राज्य भर में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर विवाद को लेकर सवाल उठाए थे, मुद्दे उठाए थे। उन पर आयोग ने अलग अलग तरह से नोटिस भेजा है। आयोग ने नेताओं, कोचिंग संस्थानों से जुड़े कई व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने बीपीएससी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। बीपीएससी ने कहा है कि जल्दी कुछ और नोटिस भेजे जाएंगे। इस खबर पे जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। महाकुंभ हिंदुओं के आस्था का एक बड़ा पर्व माना जाता है। मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। महाकुंभ को सबके लिए सुरक्षित, सुगम, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या है महाकुंभ के हाइलाइट्स बताए जाते हैं आपको। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तीर्थ यात्री की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 60,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 10,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। 20 हाईटेक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल वॉरियर अभियान के तहत ट्रेनिंग की जा रही है। ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे 1.8 लाख यानी 1,80,000 टेंट बनाने का लक्ष्य है। गंगा की स्वच्छता के लिए 700 गंगा प्रहरी रहेंगे। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ का जो क्षेत्र है वो अलग से एक नया जिला घोषित किया गया है। भीम एयरपोर्ट में से 250 फ्लाइट्स और 7,000 बसें चलेंगी। 20 लाख से ज्यादा वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल की भी सुविधा प्रयागराज महाकुंभ में की गई है। साथ ही 13,000 विशेष ट्रेनों की भी योजना है। पहली बार AI जनरेटिव चैट बोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए गूगल नेविगेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। साथ ही कुंभवाणी चैनल से आप घर बैठे महाकुंभ के सीधे प्रसारण की भी सुविधा उठा सकते हैं। अगली खबर है अमेरिका से जुड़ी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में धू करके आग लग गया है। वहां पे आम जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। हमारी साथी जागृति ने इस पर पूरी की पूरी रिपोर्ट की है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर इसको देख सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड को पनामा नहर में मिलाने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। वो लगातार इस तरह की इच्छा जाहिर करते रहते हैं। दरअसल ट्रंप पनामा नहर और ग्रीनलैंड को चाहते हैं कि वो अमेरिका में मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। क्या है पनामा नहर, क्यों चाहते हैं ट्रंप ग्रीनलैंड में, आखिर ऐसा क्या है और अमेरिका क्यों कब्जा करना चाहते ग्रीनलैंड पे, ये सब आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पनामा नहर को लेकर जब ये विवाद हुआ तो क्या क्या पलटवार किया गया। पनामा की ओर से कहा गया अंतर महासागरीय नहर की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे संघर्ष का इतिहास है नहर। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। पनामा की अर्थव्यवस्था नहर पर निर्भर है। कैरिबियाई देशों से माल भेजने के लिए पनामा नहर ही एकमात्र विकल्प है। अमेरिका का 14% व्यापार पनामा नहर के जरिए होता है। साथ ही दक्षिण यूएस
देश आयात निर्यात के लिए पनामा नहर पर निर्भर रहता है। अमेरिका क्यों जाता है कब्जा? ग्रीनलैंड में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए बहुत बेहतर भौगोलिक दृष्टिकोण से वह जगह मानी जाती है। यूएस, रूस, चीन, उत्तर कोरिया से जितनी भी आ रही मिसाइल है उस पर सीधे नजर रखा जा सकता है। मिसाइल को रोकने के लिए भी ग्रीनलैंड मददगार है। साथ ही ग्रीनलैंड जो है वो मिनरल रिच देश है, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं। साथ ही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हथियार, जहां पे चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहां अमेरिका उस कतार में आगे रहने की कोशिश भी करना चाहता है, जिसके लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका में शामिल होना जरूरी है। खैर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, #AmericaWantsGreenland करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। अगली खबर है जनरेशन से जुड़ी, ये टेक्नोलॉजी वाला मामला। अब रिलायंस जियो ने 5.5G सर्विस पेश कर दिया है। अभी तक लोगों के पास 5G सर्विस ठीक से मिल नहीं रहा, लेकिन इन्होंने 5.5G भी लॉन्च कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो कुछ ऐसा सर्विस जो कि 5G का ही एक बेहतर वर्जन। 5G तो था ही, अब ये 5G एडवांस के रूप से भी कहा जाने लगा। इसका मकसद है बेहतर इंटरनेट, बेहतर नेटवर्क, फास्ट स्पीड, लो लेटेंसी, मतलब कम समय का ज्यादा उपयोग करना। ये नेटवर्क जो है वो वादा करता है। आप इसे सामान्य 5G नेटवर्क के वर्जन की तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इस अपग्रेड के साथ यूजर्स को एक बेहतर नेटवर्क की प्रॉमिसिंग भी की गई। जियो 5.5G के तहत यूजर्स को 1 GB पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड मिल जाएगी। भारत में इस सर्विस को ऑफर करने वाला जियो पहला प्लेयर है। अगली खबर है ऑन योर ओन रूम यानी ओयो रूम से जुड़ी, जहां भारत में किसी भी शहर में अगर आपको सस्ता होटल ढूंढना हो तो आपकी पहली नजर ओयो रूम्स पे होती है। वहां रहना आसान होता है और वहां पे आपको बाकी होटल्स से सस्ते दामों में कमरे अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी ने नए साल 2025 में अपने बड़ा बदलाव किया है। अब क्या है इस नियम में बदलाव, ये हम आपको बताते हैं। अनमैरिड कपल्स यानी अविवाहित जोड़े जिनकी आपस में शादी नहीं हुई है, उसकी एंट्री को बैन करने का फैसला किया गया है। अब तक ओयो में कपल्स को आसानी से रोक दिया जाता था, जो कि एक तरह से सही भी था। अगर आप 18 वर्ष से अधिक है तो आप कहीं पे भी किसी के साथ भी रह सकते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं, ये आपका नॉर्मल एक राइट है। अब तक ओयो में कपल्स को आसानी से रोक दिया जाता था, लेकिन कंपनी ने अब इस पर रोक लगा दी है। ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म ओयो द्वारा लाया गया यह नियम काफी सुर्खियों में रहा है। इस नियम पर आपकी अपनी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में #ओयो रूल्स को लेकर जरूर बताइए। जाते जाते हरिशंकर परसाई की लेख की 4 लाइनें सुनाई जाता हूँ। लेख का शीर्षक है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। आप में से कई दर्शक ने इसे जरूर अपने बचपन के दिनों में पढ़ा होगा। परसाई ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के संबंध को बताते हुए कहा था कि अंग्रेज बहुत चालाक, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले, उस कपटी प्रेमी की तरह भागी जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है, उसे प्रेमी की थी छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। आज के शो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। रैपअप के विभिन्न साथी आपके लिए लगातार लेकर आने अलग अलग तरह की खबरें, जो कि आपके लिए है जानना जरूरी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।